हाय, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद सभी को। बाकी सभी आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे ख्याल से आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लियर। चलिए, आप लोगों से लाइव तो मिलना नहीं हो पाता है, कुछ दिनों बाद आप लोगों से लाइव भी मिलना होगा, आप लोगों से बातें भी होगी। क्लियर है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या करा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आर्मी के सेट पेपर जब हम लगा रहे थे तो 5 सेट पेपर अभी आप लोग कवर कर चुके हैं। क्लियर है। इसके अंदर अब जो नेक्स्ट सेट पेपर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए 6वें नंबर का सेट पेपर लेकर आया हूँ। क्लियर है। अभी तक आप लोगों ने उम्मीद है कि 5 सेट पेपर कंप्लीट कर लिए होंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्लियर है। जो आप एग्जाम आ रहा है आपका अग्निवीर का, जो आपका कुछ दिनों बाद अग्निवीर का आपका एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका हर बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। क्लियर है। चलिए, तो आज हम देखेंगे सेट पेपर नंबर 6 को कैसे सॉल्व करा जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर फिर से आपको बता दूं, मैं आपको हर सेट पेपर के अंदर मैं आपको 15 मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। क्लियर है। जिससे आपको सेट पेपर लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्लियर है। चलिए, आज हम करेंगे सर आगे क्वेश्चन करेंगे, तो सेट पेपर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, इसका आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो देखिए आप लोग। और इस क्वेश्चन को आप एक काम करिएगा, क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला काम होता है आप लोग जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए, जैसे ही आपके फ्रंट पर क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोग कोशिश करा करिए कि सर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व खुद से कर सके। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप क्या करिएगा सर, वीडियो को प्ले करिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको आप समझिएगा, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा यदि आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए, तो मैं आपसे कुछ समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप क्या करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, देन इसके बाद में आप देखिएगा प्ले करके। क्लियर है। चलिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो नंबर होंगे, आपसे उसने कोई भी दो नंबर होंगे, आपने कहा सर पहला नंबर होगा और एक कोई दूसरा नंबर होगा, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा मतलब मल्टीप्लाई जो होगा आपका कितना होगा 4725 है, और उनका महत्तम समापवर्तक, उनका HCF महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया गया आपको, 15 दिया गया। HCF आपका कितना होगा, 15 हो तो उनका LCM लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, निकाल कर बताना है कि इसका LCM क्या होगा। क्लियर है। अब इसका मैं थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। ठीक है। इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि यदि आपकी पहली संख्या है और आपके पास दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM इनटू में उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF के, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे क्या करेंगे सर, ये आपके लिए समझ लीजिए फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। आपके लिए फॉर्मूला होगा। इसका पूरा तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि सर दो नंबर में आपको 2-3 नंबर लूं, उनका LCM निकालूं, उन्हीं का HCF निकालूं, फिर आपको क्लियर करके प्रूव करके दूं, तो इतना हमें टाइम नहीं है। वो हमारी क्लासेस के अंदर होता है, बेसिक जो क्लासेस होती है उनके अंदर आपको समझाया जाता है कि सर ये चीजें कैसे बनता है। क्लियर है। अब यहां पर समझिए, आप डायरेक्टली आप इतना समझ लीजिए कि पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM इनटू में उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF होता है। क्लियर है। चलिए, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको डायरेक्ट दिया गया है कितना है, 4725। आपको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, 4725 इनका मल्टीप्लाई दे दिया। अच्छा, इनका LCM आपसे पूछा है तो LCM को LCM रहने दीजिए। HCF आपको कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 दिया गया। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे तो इस 4725 आपका ये नंबर भी यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, बराबर में क्या बचेगा आपका LCM बचेगा। क्लियर है। और LCM ही आपसे पूछा है इसलिए आपने LCM को अलग कर लिया। जब आप इसे 15 से आप कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 आपका कितना हो गया 45, कितना बचा आपका 2 बचा, 15 एक कम 15 कितना बचा 7, 15 5 कितना हो गया 75, मतलब आपका 315 कितना हो गया, उन दोनों संख्याओं का LCM आएगा कितना आएगा 315। अब मेरी बात समझो, 315 इंटू में 15 करोगे तो आपका 4725 ही आपका आएगा। प्यारे दोस्तों, क्लियर है आपका। चलिए, तो आंसर कितना आएगा आपका 315 पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका फिर से वही काम होना चाहिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को ला दिया हूं, अब आप इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करिएगा, आपसे क्वेश्चन अवश्य बनेगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिएगा, आप लोग पहले ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो आपसे क्वेश्चन क्या करना है, प्ले करना है और क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे वर्तमान में, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। किस किस की,
पिता और पुत्र, मतलब एक है फादर दूसरा है सन, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 7:3। 7 अनुपात क्या है आपका 3 है। क्लियर है। इसे दो मेथड से करा जा सकता है, इसे एक्स मेथड से भी करा जा सकता है, इसे अनुपात से भी करा जा सकता है। तो आप क्या करिएगा, आपके लिए जो आसानी होगी, मैं आपका समझ सकता हूं आर्मी वाले बच्चों का ज्यादातर बेसिक क्या होता है सर, बेसिक सही करने में उनके लिए आसानी होती है, ट्रिक आसानी से आप क्या करते हो भूल जाते हो। इसलिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन जल्दी से बन जाए और आपको क्या हो जाए सर, क्वेश्चन आपको बनना जरूरी होता है। क्लियर है। चलिए इनका अनुपात कितना दिया गया है, 7:3 दिया गया है। अब पहली बात समझो, अनुपात दे दिया गया है आपके, ये कौन सी आयु का अनुपात दिया गया है, वर्तमान की। तो आप यहां पर लिख लेंगे सर ये वर्तमान आयु का अनुपात है, आपके पास में आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का क्या दिया गया आपको, अनुपात दिया गया। अब आप बोलोगे सर उनकी वर्तमान आयु क्या होती है, तो वर्तमान जो आयु होगी उन्हें आयु बनाने के लिए आप उनके पीछे x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक हो गया 7x और एक कितना हो गया आपका 3x हो जाएगा, हो गया। अब आपने कहा सर पिता की उम्र इतनी है फिलहाल में और पुत्र की उम्र कितनी हो गई, इतनी हो जाएगी। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि सर 10 साल बाद लेकर जाओ इन उम्र को। अब देखो कोई भी व्यक्ति 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा 20 का, और कोई 20 का होगा तो वो 10 साल बाद कितने का होगा 30 का। मतलब 10 साल आगे जाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 10 साल ऐड करके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 10 साल ऐड करता हूँ पिता की उम्र में, 7x प्लस में 10 ऐड कर दिया। फिर आगे आपका क्या है सर, 3x प्लस में आपका 3x है पुत्र की, इसमें भी आपने 10 ऐड कर दिया। तो इससे इन दोनों के बीच में जो अनुपात क्रिएट हो गया ना, वो अनुपात कितना हो गया आपका, कितना दिया गया आपको 2:1। मतलब आपका अनुपात का मतलब होता है बटे। देखो जब भी आप ऐसे नंबर को देखोगे ये अनुपात कहलाता है, यदि आप इसे ऐसे भी लिख रहे हो तो भी आपका ये क्या है, अनुपात ही होता है। क्लियर है। बटे वाली संख्या हो या आपका ये साइन हो, आपका दोनों चीजें एक ही होती है, अनुपात ही शो करता है। क्लियर है। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, 7x प्लस में 10 हो जाएगा। फिर 3x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, प्लस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 7x से 6x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 20 से 10 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो आपका ये क्या बचेगा, यहाँ पर 7x में से 6x गए तो x बचेगा, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 10 आया, x का मान आया अभी। क्लियर है। जो आपने क्या करा था उन आयु के साथ में मल्टीप्लाई करा था। अब x का मान यदि आप यहां पर रखेंगे तो 7 इंटू में 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 70। क्लियर है। और यहां पर यदि आप 7 इंटू में 10 करेंगे, 3 इंटू में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्या पूछा है तो हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ये था, आपने पिता की आयु ये बनाई थी, यहाँ पर x था तो x का मान रखा तो रियल आयु का पता चल गया आपके कि पिता की आयु आपकी कितनी है 70 साल है। तो 70 साल आपका जो होगा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर इस बात को चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कहा गया, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है, पेट्रोल की कीमत ने 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होने से, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होने से 1320 रुपए खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। देखो इसका कहने का मकसद समझिए, 1320 रुपए जब खर्च करता था पहले भी, तब पर्याप्त मात्रा में उसको मिलता था जितना भी मिलता होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी भी वो 1320 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको कितने लीटर पेट्रोल कम मिल रहा है मेरे प्यारे भाई, 2 लीटर पेट्रोल कम मिलता है। तो आपसे कह रहा है कि पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। तो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करिए, मतलब ये सर ये भी कीमत बढ़ी हुई है, ये भी कीमत बढ़ी हुई है, ये भी कीमत बढ़ी हुई है और ये भी, मतलब जो चारों ऑप्शन दिए गए वो आपको कीमत बढ़ाकर दिए गए। तो यानी कि सर यदि पहले ऑप्शन को देखूंगा तो ये जो 60 कीमत बढ़ी है वो पहले कितनी होगी 55 होगी। ये जो 70 कीमत रखी है इसने पहले कितनी होगी 65 होगी। ये 50 रखा गया तो पहले कीमत कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों 45 होगी। ये 60 रखा गया तो पहले कीमत कितनी होगी 55 होगी। इतनी बात समझ गए। यहाँ पर हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है 65 हो, ठीक है ना, 65 होगा तो यहाँ पर आपका 65 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अब मेरी बात को फोकस करिएगा, ये सारी की सारी कीमत आपसे पूछी गई पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत, मतलब बढ़ी हुई कीमत आपसे पूछी है तो आंसर भी बढ़ा कर देगा, वो आपको आंसर दे दिया इसने बढ़ाकर। अब आप कह रहे हो कि सर ये सारा का सारा बढ़ाकर ऑप्शन हमें आपको दे दिया, लेकिन आप कहोगे सर कीमत तो बाद में बढ़ी ना, आपकी पहले कीमत ये रही होगी और 5 रुपए लीटर आपकी कीमत पहले कम थी, आपकी बाद में 5 लीटर क्या हो गई प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गई थी, तो आप कहोगे पहले ये कीमत थी बाद में ये कीमत हो गई। मतलब आपको क्या करना है सर, आपको बाय ऑप्शन इसे सॉल्व करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? बोले सर पहले भी वो 1320 रुपए खर्च करता था, आज भी 1320 रुपए ही खर्च करता है। यदि वो आज 1320 रुपए खर्च कर रहा है, देखिए ना, पहले वो 1320 रुपए खर्च करता था, पहला ऑप्शन उठा रहा हूं मैं ये वाला, अब ये वाला उठा रहा हूं तो 55 रुपए के हिसाब से रेट से आता था पहले पेट्रोल, तो 55 के हिसाब से आता था। तो आप चेक करोगे 55 रुपए के हिसाब से यदि वो पेट्रोल लाता था तो उसका कितना पेट्रोल मिलता था। चलिए तो 11 5 कितना होगा 55, 11 से इसको काटा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और ये 0, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब पहले कितने लीटर मिलता था मेरे प्यारे दोस्तों, 22 लीटर आपको पेट्रोल मिलता था। पहले कितना मिलता था? 22 लीटर पेट्रोल मिलता था। अब आपको ये पता है कि सर आपकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई। अब आपकी जो कीमत बढ़ गई है तो इससे क्या होना चाहिए, 2 लीटर पेट्रोल क्या होना चाहिए, कम मिलना चाहिए। तो अब आपका कितना हो गया, 60 हो गया, हो गया। चलिए तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और ये आपका कितना हो गया, इधर 6 दूनी आपका क्या हो गया 12, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। 11 5 55, 11 से काटा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर ये हो गया आपका 11 दूनी 22, 0 हो गया। फिर 5 से काटा आपने, 5 दूनी 10 और 5 के 20। देखिए यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई, ये कितना आ गया आपका 24 लीटर होगा। क्लियर है? तो ये आपका बनेगा 24 लीटर। और जब आपने यहाँ पर चेक करा, इसको काटा तो ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब अभी आपको कितना मिल रहा है 22 लीटर। देखो कीमत आपकी बढ़ चुकी है तो क्वांटिटी कम होगी, और कीमत कम होगी तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा। तो आपसे यही बोला है कि सर यदि आपका इस रेट के हिसाब से लाएगा, 5 रुपये बढ़ जाएंगे तो आपके 2 लीटर कम मिलते हैं। तो सर पहला ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका 2 लीटर यहाँ पर बढ़ गया। और क्वेश्चन में अभी आपसे कहा कि 2 लीटर वृद्धि होती है, तो पहला ही ऑप्शन आपको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 रुपए। कब हो जाएगा? बोले सर कीमत आपकी वृद्धि हो जाएगी 5 रुपए लीटर के हिसाब से तब। क्लियर है? चलिए बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, अरे बहुत आसान सवाल दे दिया भाई आपको तो। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 12x - 1 बराबर में 143, 12x - 1 इक्वल टू में 143। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब 12x को यही रहने दीजिए, माइनस का 1 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, तो आपका कितना बनेगा 144 बनेगा। ये 12x हो गया, 12 से काटोगे एक बार, 12 से काटोगे तो 12 बार जाएगा, तो x का मान कितना हो गया आपका 12 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 12। चलिए ये आपका यहाँ पर कैंसिल होगा, 13 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा 12 होगा। क्लियर है? चलिए x का मान पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी क्या दी गई है 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो जाती है सर, बराबर होती है, उसे क्या कहेंगे हम, समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? यानी कि इसके विकर्ण क्या होते हैं सर, अलग अलग होते हैं इनके विकर्ण, एक बड़ा एक छोटा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है सर, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्या है सर आधार है और इसकी क्या है ऊंचाई है। तो आपसे बोला गया इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 390। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका सर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका आधार इंटू में ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई। अब आधार इंटू में ऊंचाई बराबर में क्षेत्रफल दिया गया आपका कितना है 390। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 390। देखो इधर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 390 ये दे दिया। अब इसका फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया, बराबर में 390 आपका चल रहा है। अब देखो आपको क्या दिया गया,
क्षेत्रफल है, यदि आपको ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई आपको कितनी दी गई है 26 सेंटीमीटर दी गई है, ये बराबर में 390 आपका चल रहा है और आधार आपके पास में नहीं है, तो आधार बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1300 कैंसिल करोगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 से काटोगे एक बार, 2 से काटोगे ये 15 बार, तो 15 यहाँ पर बचेगा ए का मान, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट जरूर देखिएगा, वो आपका 26 सेंटीमीटर है तो आपकी यूनिट क्या होगी यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम आगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए सिंप्लीफिकेशन से, आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर 48 प्लस 8 इंटू 0.75 माइनस 5 इक्वल टू में क्या होगा, इसे सॉल्व करके बताना है हमें। क्लियर है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा आपका 48 प्लस, यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात समझिए, यहां पर 0.75 है। क्लियर है। 0.75 है, तो आप देखिए यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगी आपकी 2 0 बढ़ जाएगा। जब इसे 25 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 3/4 माइनस का कितना हो गया 5। देखो 4 से भी इसको कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये माइनस का 5। अब देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 को 48 के साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 49 होगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 49। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं हम। x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को सरल कीजिए, मतलब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करके बताना है। क्या करेंगे इसे, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, ये हो गया आपका। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं इसका आपको एक और चीज बताऊंगा ये क्या बनेगा। क्लियर है। देखिए x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आपका x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो क्या बनेगा आपका x की पावर 3। क्लियर है। x का मल्टीप्लाई x के स्क्वायर में करोगे तो क्या बनेगा x की पावर 3। अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावरें ऐड हो जाती है जब बेस समान होता है। जब बेस समान होता है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में इनकी पावरें क्या होती है ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होकर आपका कितना बन गया 3 प्लस, अभी x का ही मल्टीप्लाई चलेगा, x का मल्टीप्लाई x की पावर इधर भी बने तो इन दोनों के साथ करोगे तो देखो ये आपका प्लस का है ये माइनस का है तो बना लेगा माइनस, आपका बना लेगा। x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो आपका क्या बनाएगा x स्क्वायर। फिर देखो x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसलिए प्लस का आएगा। x का काम यहाँ पर तीनों के साथ खत्म हो गया। अब देखो इस 1 का काम इसके तीनों के साथ करोगे, अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करोगे अब वही संख्या आती है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। अब 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करूंगा तो ये तीनों ही आएंगे, एक इसके साथ करूंगा ये एक्स स्क्वायर ही बनाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स ही बनाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 1 ही बनाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसे देखते हैं। सर ये एक्स स्क्वायर कैसा है आपका माइनस का और ये कैसा है आपका प्लस का, तो माइनस प्लस वाले आपके क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ये क्या हो गया माइनस प्लस के क्या बन गए आपके कैंसिल होकर 0 हो गए। अब ये देखिए ये भी प्लस का और ये भी माइनस का भी क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या बचा x की पावर 3 और ये क्या बचा आपका प्लस का 1, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। कहाँ पर है x की पावर 3 प्लस 1, ये आपके x की पावर 3 प्लस में 1 होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर समझो, फिर से मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला था वो कैसे था इस बात को समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर समझाता हूँ, इधर देखिए, देखो आपने देखा होगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सर a प्लस में b, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है आपका। देखो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है 1, तो आपने यहाँ लिखा x प्लस में 1, फिर आगे देखो x स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, b कहाँ पर है ये आपका b, 1 का स्क्वायर करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 इंटू में a क्या है आपका x है, यहाँ x इंटू में b क्या है 1, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, आप इसको ठीक से सेट करोगे तो x प्लस 1 ये आपका x स्क्वायर माइनस का x पहले लिख देता हूँ और प्लस का 1 बाद में लिख दूंगा, तो सेम टू सेम आपका क्या आ गया ये आ जाएगा। और यही चीज़ तो आपकी क्या है ये, और वही चीज़ आपकी यदि ये बनेगी तो ये क्या बनेगा आपका
एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और एक्स का क्यूब तो आप लिखोगे लेकिन 1 का क्यूब दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या बन गया डायरेक्ट मेरे भाई, ये बन गया। क्लियर है, समझ में आ रही है इस बात को? तो चैनल को आप क्या करिएगा सर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है, चलिए अगला, मैं एक एक आपको बेसिक बात बताकर चल रहा हूं बेटा, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2 एक संख्या है, √2 आपकी किस प्रकार की संख्या है, तो आपको ये बताना है। क्लियर है, अब √2 आपकी किस प्रकार की संख्या है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं सर, 1 से लेकर 1 2 3 जो भी आपकी संख्याएं आती है पॉजिटिव, सारी की सारी क्या होती है आपकी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो परी में क्या होता है, तो परी में संख्याएं होती है जिन्हें आप बटे रूप में लिखते हो, जैसे x बटे के y में रूप में लिखते हो। कैसी होती है, बोले सर आपने लिखा 1/2, आपने लिखा 2/1, आपने लिख दिया अकेला 1, आपने लिख दिया अकेला 3, क्यों, क्योंकि 1/1 भी होता है, 3/1 भी होता है, तो ये बटे में आप एक किसी भी संख्या सिंगल संख्या के साथ नीचे 1 लगा सकते हो। मैंने लिखा 5, तो आप इसके नीचे क्या लगा सकते हो 1, तो ये अंश बटे हर रूप में आ जाता है। तो अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जिन्हें हम x अपॉन y के रूप में लिख सके, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सके, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, उन्हें क्या कहोगे आप सर, परिमेय संख्या कहोगे। क्लियर है, अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है आपकी ये सारी की सारी इस तरह की रूट वाली जो संख्या होती है, जो आपका रूट बाहर नहीं निकलता, उन्हें क्या कहोगे आप, अपरिमेय संख्या। जैसे आपने कहा सर √3, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, आपका ये क्या हो गया √x, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपकी रूट में वाली जो संख्या होती है वो क्या हो जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्लियर है, आपके पाई भी होता है अपरिमेय होता है, लेकिन आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो परिमेय होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, 22/7 आपका परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय। तो जैसे भी आप ये सिंबल वाले नंबर देखते हैं आप, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, लेकिन उनका मान क्या होगा, वो परिमेय होगा। तो मान निकाल कर नहीं बताना हमें, वो सर हम पाई दिखा रहा है तो पाई आपका अपरिमेय हो गया, 22/7 लिखा तो परिमेय हो गया। क्लियर है, चलिए आपको नंबर सिस्टम के अंदर इस चीज को मैं क्लियर करूंगा आगे। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा यार, √2 आपकी कैसी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर एक डिस्क की कीमत 100 रुपए है, एक डिस्क की कीमत कितनी है 100 रुपए है, एक व्यापारी 3 डिस्क कुछ प्रतिशत छूट देकर 274.274.50 रुपए में बेचता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डिस्काउंट बताना है, ये क्या कह रहा है आपसे, डिस्काउंट की आपको रेट बताना है कि सर डिस्काउंट किस दर से आपको दिया गया है, दर मतलब होता है आपका रेट से दिया गया। क्लियर है, चलिए अब आपसे कह रहा है एक डिस्क की कीमत कितनी है 100 रुपए। अब एक डिस्क 100 रुपए की आ रही, तो ये बताओ 3 डिस्क कितने की आएंगे, एक डिस्क आपकी कितने की है 100 रुपए की है, तो 3 डिस्क कितने की आएंगी, 3 डिस्क मेरे प्यारे दोस्तों 300 रुपए की आएंगे। 100 कितने हो जाएंगे आपके 300 रुपए। तो ये खरीद कर लेके आया 300 रुपए में, सॉरी क्या डिस्क की कीमत कितनी हो गई 300 रुपए। अब ये सेल कर रहा है, अब सेल करेगा मतलब बेचेगा कितने में 274.50 में आपको बेचेगा। तो मेरी बात सुनो, 300 रुपए से इसने कितने रुपए कम कर दिए, तो आप कहोगे इसने कितने रुपए कम कर दिए सर, इसने कम कर दिए 25.50 पे कम कर दिए। 300 में से आपने 274.50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25.50 हो जाएगा। तो आप कहोगे 25.50 रुपए कम कर दिए इसने, कितने में से, बोले सर आपके 300 रुपए में से कम कर दिए। क्लियर है, अब देखो इसी चीज को आपको डिस्काउंट को बताना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए आपको ये साइन चाहिए, और ये साइन बताना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं क्या बढ़ जाएगा, नीचे आपका 0 बढ़ जाएगा, कितना 0 बढ़ गया 2 0। अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई आपकी, हो गया यहाँ तक आपका। चलिए और कैंसिल करेंगे हम यहाँ से, 3 से कैंसिल करेंगे 3 दम 3, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 छंग 18, 3 8 24, और 3 5 कितना हो गया 15, और 1 0 काटोगे तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब आपका आंसर बनेगा 8.5%, और 8.5% आपका ऑप्शन जो होगा वही आंसर होगा 8.50। ठीक है ना, पॉइंट के बाद आप 0 लगाएं तो भी ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है।
सुना मेरी बात को बेटा, आपसे कह रहा है कि सर एक नियमित बहुभुज। अच्छा बहुभुज क्या हो गए सर? बहुभुज हो गए सर जो भी आकृति होती है उनमें कितने भुजाओं से मिलकर बनता है वो बहुभुज कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज भी आपका 3 भुजाओं वाला भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया 4 भुजाओं वाला हो गया, पंचभुज 5 भुजाओं वाला, षष्ठभुज 6 भुजाओं वाला, सप्तभुज 7 भुजाओं वाला, अष्टभुज 8 भुजाओं वाला, इस तरह से ये भुजाएं वाला चलेगा। क्लियर है? तो आपसे कह रहा है एक नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज जो भी होता है आपका कोई सा भी है वो कह रहा है नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल, ठीक है ना। यदि मैं आपको यहां पर समझाऊं, देखो एक चीज समझाता हूं, यहां पर यदि मैं आंतरिक कोण की बात करूंगा और एक्सटर्नल की बात करूंगा, ठीक है। चलिए देखो ये होते हैं इनके इंटरनल एंगल आंतरिक कोण और ये होते हैं इनके बाह्य कोण। क्या होते हैं? ये इनके बाह्य कोण हो गए। ये लाइन इधर खिंच गई तो आपका ये हो जाएगा, देखो ये आपका आया, ये लाइन आ गई, यहाँ से ये लाइन आ गई तो ये आपका इसके साथ में क्या करेगा सर? यहाँ पर बनाएगा कोण, और यहाँ पर यदि ये लाइन चली गई तो इधर बना लेगा आपका ये कोण। क्लियर है? तो इनके आंतरिक कोण हो गए। क्लियर है? ये आपके आंतरिक कोण हो गए, ये आपके अंदर वाले, और ये आपके क्या होते हैं? बाह्य कोण। एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी बहुभुज में, सुनना मेरी बात को बेटा, किसी भी बहुभुज में त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कुछ भी होगा, उन सभी के बाह्य कोण, बाह्य मतलब होता है एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, बाहर वाले जो एंगल बनेंगे ना उनका सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है सभी के एंगलों का सम। मतलब सभी के सभी एंगल को आप काउंटिंग करोगे तो कितना होना चाहिए आपका? 360। चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, सब में कितना होगा आपका? 360। अब बात करूंगा इंटरनल एंगल की। अब इंटरनल एंगल में क्या होता है? जैसे आपने कहा सर त्रिभुज, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब इसी तरह से आप कोण बढ़ाते जाओगे तो इनका क्या होगा सर? इनका एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही? लेकिन क्या होता है इनके सर बाह्य कोण की बात करते हैं तो सबका क्या होता है? फिक्स होता है, और वो कितना होगा? इनका 360 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब मैं बताता हूं, आपको याद रखिएगा कभी भी किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण निकालना हो, आंतरिक कोण निकालना हो तो आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण का निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस का 2, n माइनस 2 × में कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। क्लियर है? अब इधर देखो, यहां पर 3 रखेंगे, ये 3 रखेंगे, सुनना मैंने 3 लिया, 3 ये 3 में से 2 गए तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ गया आपका? सॉरी 3 नहीं, n माइनस 2 ही होता है आपका, ठीक है। n माइनस 2 होता है बेटा, सॉरी है ना, n माइनस 2 × में 180 डिग्री होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 3 रखोगे, 3 में से 1 गए तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा, 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 180 करोगे तो आपका कितना आएगा? 180 आएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 4 रखोगे, 4 भुजाओं वाला लोगे तो 4 माइनस का 2 कितना आ गया? 2, और 2 × में 180 करोगे तो कितना आएगा आपका? 360 आएगा। इसी प्रकार से 5 लोगे तो 5 माइनस 2 मतलब 3 आएगा, × में 180 करो, 18 18 54 540 आएगा। तो पंचभुज जो होता है आपका, पंचभुज जो होता है उसके तीनों पांचों कोणों का जो योग होता है, आंतरिक पांचों कोणों का योग जो होता है वो 540 होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से आप सभी का निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सर किसी भी आंतरिक कोण, किसी भी नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है। इसके बाह्य कोण का कितना गुना है? वो 5 गुना। कौन है? आंतरिक कोण। तो आप कहोगे आंतरिक कोण बाह्य भुज का, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर आंतरिक कोण होता है, इसका फॉर्मूला लगा दो, n माइनस का 2 × में 180 डिग्री। क्लियर है? ये हमने लगा दिया, आंतरिक कोण बोल दिया हमने कि आंतरिक कोण इतना होगा। सर क्या कह रहा है? ये आपका बहुभुज की भुजाओं इसके बाह्य कोण का 5 गुना होगा, तो ये जो होगा वो इसके बाह्य भुज का। अब बाह्य भुज का कोणों का योग कितना होता है? 360। इसका ये कितना गुना है? ये सारा का सारा जो है वो 5 गुना है। यदि आपको इन सबको आपस में बराबर करना है तो इसको भी 5 गुना कर दो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? फिर से समझाता हूँ। देखो आपने क्या कहा सर, ये इसका क्या हो गया? एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण हो गया ये वाला, और आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का, बाह्य कोण कितना होगा? 360। इसका कितने गुना है? ये आपका ये कितना गुना है? 5 गुना है। जब ये 5 गुना है तो आप इसको बराबर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 गुना क्या है? ज्यादा है, और ये क्या है सर? कम है। यदि आप इसे भी 5 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या करा सर, इसमें 5 गुना करके बराबर लगा दिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 18 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा, और ये कितना हो गया आपका? n माइनस का 2। अब n बराबर हो जाएगा आपका 10, और 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2,
तो n बराबर में कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 आपके कितने हो गए 12। तो बहुभुज की यानी कि सर भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 12। समझ गए इस बात को? चलिए भाई समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को। चलो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब सेंटीमीटर में आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको समझाता हूं। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई कह रहा है 15 सेंटीमीटर, क्लियर है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहले तो इसको देखो, आपसे कह रहा है एक बेलन है, वृत्ताकार बेलन, या आपने बेलन बना लिया। बेलन किस प्रकार की आकृति होती है बेटा? 3D आकृति होती है। मतलब आपकी क्या होती है? 3D आकृति होती है और अपने पास में क्या रखता है? ये वॉल्यूम रखता है, क्लियर है? आयतन रखता है। चलिए तो ये कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। हमने कहा सर इसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक की हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है? और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यह आधार हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। जब आधार ये इतना है तो इसकी ऊंचाई भी, ऊंचाई पर भी जो आपका वृत्त बन रहा है उसकी भी ऊंचाई रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। दोनों में आपका सेम हो गया। अब आगे आपसे कह रहा है कि उसका आयतन ज्ञात कर। अरे यार ये बहुत छोटी बात कर दी इसने। इसका डाइट आपसे क्या पूछ लिया? वॉल्यूम। अच्छा आयतन क्या होता है इस बात को समझाऊं मैं आपको। आपने क्या करा सर, आप एक काम करिएगा, एक ग्लास लीजिएगा। आपने एक ग्लास लिया, अब वो सिलेंडर के आकार का होता है। अच्छा सिलेंडर क्या होता है सर? सारी तरफ से आपका इक्वली आपका क्या हो, गोल सरफेस में हो और वो एक कोई ना कोई हाइट तक जाता हो, उसे आप क्या कहोगे? सिलेंडर कहोगे। क्लियर बात समझ गए? सिलेंडर यानी कि आपका बेलन होता है। अब उस ग्लास के अंदर हम कुछ रख सकते हैं या वो ग्लास सॉलिड होता आपका, ठीक है ना? अब सॉलिड कैसे होता है? बोले आप ऐसे ही ग्लास के आकार का एक पत्थर लेकर आओ, गोल पत्थर लेकर आओ, और वो पूरा का पूरा किससे बना होता है आपका? सर सीमेंट टाइप से बना होता है। तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड होता है। ये क्या हो गया आपका? खोखला टाइप में हो गया, आप कह सकते हो। क्लियर है? मतलब उसमें आपकी क्या रखा है? तो बोले सर उसके अंदर पूरी पूरी सीमेंट रखी हुई है। और इसके अंदर आप बात कर रहे हो सर ग्लास है तो इसके अंदर आप क्या रख सकते हो? पानी। मतलब 3D आकृति ही आपकी क्या होती है सर? जो कुछ ना कुछ अपने अंदर रख सकती है उसे कहते हैं हम आयतन। क्लियर है? तो ये अपने अंदर कितना क्या रख सकता है उसको क्या कहोगे आप? आयतन। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर करता हूं मैं। आप लोगों ने क्या करा सर? एक कुआं बनाया। कुएं होते हैं आपके खेतों वाले जो कुएं होते हैं। अब उस कुएं के अंदर आप कितना पानी रख सकते हो उस बात को भी आप निकाल सकते हो। यदि आप मैथ्स को ठीक से पढ़ते हो, इस चीज को आप समझते हो, तो आप उस कुएं का आराम से पता कर सकते हो। उस कुएं के अंदर आपके कुएं में कितने लीटर पानी है ये तक आप लोग जान सकते हो। बोले कैसे? उसका आयतन का फॉर्मूला लगाइए, आप चेक करिए कि आपका जो कुआं है वो कहां, कितने अंदर गहराई तक आपका पानी गया है। आपके कुएं का क्या करिए सर? रेडियस निकालिए सेंटर पॉइंट से। जब रेडियस आपको पता चल जाएगी, उसकी हाइट पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा? एक आयतन का फॉर्मूला लगाइएगा। आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इसके आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई क्या होता है? फिक्स होता है सर 22/7। पाई का मान आपका फिक्स होता है, कितना होता है? 22/7। अच्छा रेडियस इसकी कितनी है? इस कुएं की मान लो, इस कुएं की रेडियस कितनी होगी आपकी? 7। अच्छा स्क्वायर है तो इसको 2 बार यही लिख देता हूं मैं। इसकी हाइट कितनी है? तो बोले सर 15 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया मैंने 15। क्लियर यहां तक? चलिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया आपका। क्लियर है? 7 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 14 की 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 और 1 कितना होगा? 15। और इसका मल्टीप्लाई फिर 15 से कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 15 का मल्टीप्लाई 4, 15 चुके 60 की 0 हासिल आए 6, 15 5 75, 75 और 6 कितने हो गए आपके? 81 की 1 हासिल आए 8, 15 और 8 कितने हो गए आपके? 15 और 8 आपके कितने हो गए? 23। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 2310 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा क्यूब क्यों लगा दिया? क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? बोले सर 3D आकृति, और 3D आकृति क्या बताती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 यूनिट बताती है, इसलिए आप उसको क्या कहते हो? 3D की आकृति कहते हो। क्लियर है? और यदि उसके अंदर तीसरी यूनिट नहीं होगा तो वो आपकी कौन सी आकृति होगी? 2D। और 2D के अंदर आप कुछ नहीं रख सकते हो मेरे भाई, ठीक है? तो आप जिस घर में भी रहते हो ना, तो वो भी आपकी किस प्रकार की आकृति है? हाँ 3D, ठीक है? चलिए बड़े जल्दी से बोल दिया आप लोगों ने। आंसर आपका कितना होगा? 2310। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सीरीज को पूरा करने का कह रहा है आपसे। ये सीरीज क्या है इस बात को समझो। अरे आसान है, आप लोगों को समझ ही गए क्या हो रहा है? बोले समझ गए? हाँ चलिए 3 से क्या हो गया सर? 3 से 3 गुना हो गया, 9 हो गया। 9 का भी 3 गुना कितना हो गया? 27 हो गया। 27 का भी 3 गुना कितना हो गया? 81। तो बोले सर 81 का भी 3 गुना कर दीजिए ना। कितना होगा आपका? 3 गुना करोगे तो 3 एकम 3, 8 3 24, आपका कितना आएगा? 243। बड़े आसानी से समझ जाते हो यार आप लोग। हाँ समझदार हो गया ना, इसलिए है ना बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है। समझदार समय से पहले हो जाएंगे तो और अच्छा है, दुखदाई ना बनेगा आगे जाकर, है ना? हाँ चलिए आगे देखें।
चलिए आगे कह रहा है आपसे कि 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, मेरा मकसद ये नहीं है कि सर अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना, मुझे आपको समझाना कि अभाज्य संख्या क्या होंगी। क्लियर है? चलिए, अभाज्य संख्याएं क्या होंगे इस बात को समझो। अभाज्य संख्याओं को समझो क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है सर जिन्हें एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक भी आप तो हटा दो, आप जिन संख्याओं को स्वयं के अतिरिक्त कोई और नंबर नहीं काट सकता उसे क्या कहोगे आप? अभाज्य संख्या। एक तो आप दुनिया के हर नंबर को काटता है आपका, तो एक को भी 1 मिनट के लिए साइड में रख दो। आप कहोगे सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें स्वयं के अतिरिक्त कोई और नंबर नहीं काट सकता, उसे क्या कहोगे आप? अभाज्य संख्या कहोगे। बोले सर एग्जाम्पल बताइए, अब तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा 7 को कौन काट सकता है? सिर्फ 7 ही काट सकता है और कोई नंबर नहीं काट सकता। मैंने कहा 5 को सिर्फ 5 ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। मैंने कहा 13 को सिर्फ 13 ही काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। मैंने कहा बेटा 11 तो मैंने कहा 11 तो सिर्फ 11 को 11 ही काट सकता है। क्लियर है? चलो, मैंने कहा 9, अब मत बोल देना 9 को 9 ही काटता है। बोले 9 को सर 3 भी काटता है, इसलिए आपका 9 क्या नहीं होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप ये मत समझना कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। बोले क्या होता है सर? सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम हो सकती है, ये जरूर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है? तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी 1 मिनट के लिए आपको समझाता हूं। अब यहां तो समझ में आ गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं कौन कौन सी होंगी, कहां तक? 10 तक की। चलिए, तो 1 को तो आपका हो ही गया है क्लियर। 1 तो आपकी अभाज्य होती ही नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य में लिया जाता है। इसके बाद आप क्या कहोगे सर? 2। इसके बाद आपका 2 के बाद में क्या होगी? 3। फिर कौन होगा? 4 नहीं, 4 मत बोल देना। कौन होगा? 5 और 6 नहीं, फिर 7, फिर 9 भी नहीं। 9 भी नहीं, अभी समझाया ना। 9 किससे कटता है? 3 से भी कटता है। 9 से कटने के साथ 3 से भी कटता है, इसलिए वो क्या हो गया? भाज्य। कट गया भाज्य, नहीं कटा अभाज्य। क्लियर है? चलिए अब इनको ऐड करते हैं। 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 और 3 15। 15 और 2 17। आंसर कितना हो गया आपका? 17। समझ में आई बातें? चल, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझोगे? मान के चलिए आपके यहाँ से, आपकी दूरी यहाँ से क्या है सर? आप ये समझ लीजिए आपको यहाँ से जाना है 80 किलोमीटर दूर जाना है, और आप 1 घंटे में क्या कर रहे हैं? देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको समझो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है सर? स्पीड है। स्पीड क्या शो कर रहा है? बोले सर इतने घंटे में इतने किलोमीटर चलता हूं मैं। इतने घंटे में, बोले सर कितने घंटे में? इसके सामने कुछ नहीं लिखा, तो वो क्या है? 1 लिखा हुआ है। तो ये कहना चाहता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता हूं। हर घंटे में 20-20 किलोमीटर चलूंगा, और चलना कितना है? 80। तो 80 चलने में देखो 20, फिर 20 40, फिर 20 60, फिर 20 80, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। कैसे आ गए 4 घंटे? तो बोले सर आपने 80 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आपने डिवाइड करा, तो आपको 4 घंटे मिला। कैसे मिला? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4, और ये आपका HR। HR क्या होता है? घंटे। और आपको क्या दिखा दिया उसने? समय बता दिया सर इतना टाइम लगेगा। कितने में सर? 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अभी भी आपकी दूरी बची है। बोले सर कितनी? चलना 120 था, आप तो अभी 80 चले हो 4 घंटे। कितनी दूरी बची है? बोले सर 40 किलोमीटर की दूरी बची है। अब उसकी 40 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, तो और बची हुई दूरी कितनी? 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर से बात कर दी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब हर घंटा, हर घंटा 40 किलोमीटर चलेगा, और चलना कितना है? 40 ही किलोमीटर बचा, उतना ही चलना है। तो बोले कितना घंटा लेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। तो बोले बची हुई 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेगा। तो कितना घंटा तय करेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे को 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करेगा, तो कितने घंटे लेगा? 1 घंटे का टाइम लेगा। तो पहले 4 घंटे तय करे, फिर बाद में 1 घंटे तय करे, तो इसमें कितने घंटे लग गए उसको? टोटल 5 घंटे का टाइम लग गया। टोटल कितने घंटे का टाइम लगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 घंटे का टाइम लग गया उसको। तो आप कहोगे 120 किलोमीटर की दूरी को यदि मैं 5 घंटे में तय करता हूं, तो मेरी एवरेज जो स्पीड बनेगी वो क्या होगी? तो देखो 5 से इसको ही डिवाइड कर दो, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है? औसत होता है क्या है सर? कुल बटे में
कुल मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है बेटा सर आपको यहाँ पर निकालना है पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति निकालना है। मतलब आपको क्या बताना है, स्पीड बराबर होता है आपके दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में समय, दूरी बटे क्या होगा आपका समय। लेकिन जब भी आप औसत की बात करते हो, औसत उसके सामने लगाओगे तो जो भी आपने लिखा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ आप पूछ रहा है आपसे गति यानी कि स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपका देखो आपने ये तो बोल दिया स्पीड बराबर, लेकिन आप कहोगे सर एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड मतलब आपकी सर औसत गति बताइए। तो यहाँ आपका डिस्टेंस है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बटे में, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल टाइम। तो आपको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना टोटल डिस्टेंस को। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 120 किलोमीटर, टोटल कितना टाइम लिया था उसने 5 घंटे, डिवाइड कर देंगे इसे 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 चुके 20, आपका ये किलोमीटर और नीचे आपका क्या आ गया घंटे। तो आप बोलोगे सर इसे यदि आपको 5 घंटे में ही पहुंचना वापस और अपनी स्पीड को चेंज नहीं करना तो किस स्पीड से चलना पड़ेगा, उसे 24 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना पड़ेगा। तो वो अपनी दूरी को कैसे कवर कर लेगा, 5 घंटे में वापस कवर कर लेगा। मतलब उसे ना तो तेज चलना पड़ेगा ना स्लो चलना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा 24 और 5 घंटे में वो 120 किलोमीटर को तय कर लेगा। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो बेटा आप रोक कर भी देख सकते हो इसको, ठीक है ना, आप आराम से समझ सकते हो इसको। बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, डबल से रिपीट करके भी समझ सकते हो। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है आपसे कि कितने मूलधन का प्रिंसिपल का 3 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपए हो जाएगा। अच्छा 5600 रुपए हो जाएगा मतलब सर जो पैसा होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ब्याज भी मिल जाएगा। यदि आपने मूलधन दिया और उस पर ब्याज मिल गया तो वो बन जाता है आपका मिश्र धन। मतलब आपका क्या हो जाता है सर, मिश्र धन बन जाता है, मतलब अमाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो आपका मिश्र धन कैसे बनेगा, मेरी बात समझो। पहले आपने कहा सर कोई ना कोई आपका धन होगा, पता नहीं सर कितना है। अब वो जो भी धन होगा आपका उस पर, मेरी बात सुनिए बेटा, देखिए आपने कहा सर आपको प्रिंसिपल का नहीं पता, आपने प्रिंसिपल बोला x, इतने रुपए का कितने प्रतिशत दर से, 4% की दर से, 4% की दर से, कितने 4% की दर से आपका ब्याज कितना हो जाएगा सर, 4% की दर से 3 वर्ष में। मेरी बात सुनो बेटा, 1 मिनट के लिए समझाता हूं मैं। देखो कोई भी धन होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार देता है तो वो कितना % होता है, पूरा होता है। अब पूरा होने का मतलब उसको जितनी रिक्वायर्ड होगी उसने पूरा धन दे दिया। सर अपना जो दिया गया धन है या उसने लिया गया धन है, वो दोनों चीजें क्या होती है आपका सर 100% होता है। अब उसके बाद जब वो रिटर्न करेगा या तो वो कम रिटर्न करेगा या आपका बराबर रिटर्न करेगा या आपको ब्याज मिला कर देगा। देखो यदि उसने जो पैसा लिया और वही वापस कर दिया तो उसने ना तो आपको क्या करा, ब्याज दिया, ना तो उसने काटा, आपको बराबर पैसा कर दिया, ना तो प्रॉफिट ना लॉस। क्लियर है। लेकिन यदि उसने आपको बढ़ाकर दे दिया, 100% से ऊपर पैसा दे दिया तो आपको ब्याज मिल गया। ब्याज मिल गया मतलब अमाउंट रिटर्न हो गया, आपको अमाउंट आ गया। अमाउंट में क्या हो गया, बोले सर अमाउंट के अंदर आपने जो पैसा दिया था वो भी है और साथ में उसके साथ में क्या मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, और यदि आपका उसमें से कुछ पैसा काट लेगा तो आपको आपका 100% पैसा नहीं मिलेगा, 100% से कम ही आपको पैसा मिलेगा। तो मेरी बात समझो, ये कह रहा है सर कितने मूलधन का, हमने कहा सर 100% पैसा होगा उसका 3 वर्ष में, कितने साल में, 3 साल में कितने % का साधारण ब्याज लगा रहा है, 4% का। 1 साल में 4%, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%। कितना % होगा 3 साल में सर, 4 4 4 12% ब्याज लग गए। बोले किसका, मूलधन का। कौन मूलधन है सर, 100%। समझ में आई बात है। 100% जो मूलधन है उसमें 4% 4% 4% हर साल अलग अलग 4% दिया उसने, मतलब 4% उस मूलधन का बराबर बराबर पैसा दिया और 3 साल में वो ब्याज कलेक्ट हुआ, तब जाकर वो रिटर्न करने जा रहा है उस व्यक्ति को। तो 4% 4% 4% 3 साल में आप देखो 4% 4% और 4% ये 3 साल में इंक्लूड करेगा तो कितने % देगा रिटर्न, ब्याज। ब्याज मतलब साधारण ब्याज कितना % देगा, 12%। 100% तो उसका खुद का पैसा है, 100% उसका खुद का पैसा है, 12% उसके साथ ब्याज दे रहा है। तो टोटल मिलाकर उसने बोला है कि सर 5600 रुपए हो जाएगा, मतलब 5600 रुपए रिटर्न कर रहा है। तो हम इसके बराबर कह सकते हैं 5600 रुपए। क्लियर है। तो ये कितना % बन जाएगा आपका, 112%। बराबर में कितना हो गया, 5600। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5600112। यहां तक समझ में आ रही बात है। चलिए
अब देखो 1% की वैल्यू आपकी ये हो गई, आपको क्या निकालना है सर, आपको वो क्या निकालना है, मूलधन। और मैंने अभी आपको समझा है, किसी व्यक्ति ने उसको उधार दिया या आपने उधार लिया, वो कितना परसेंट होगा, 100%। तो इसको 100% बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आपका यहां बनेगा। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई एक साइड करा तो 100 का मल्टीप्लाई आपको दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, ताकि आपका ये बराबर की सिचुएशन बनी रहे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसको आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, 56 एकम 56, तो 56 दूनी कितना हो गया आपका 112। फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 से काटा 50 बार, 50 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये 50 और ये आपका 00, मतलब आपका आंसर क्या बनेगा 5000। क्यों? क्योंकि 100% की आपकी वैल्यू आई है। 100% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5000। तो आपने क्या दिया था, 5000 रुपये उस व्यक्ति को उधार दिए थे, उसने रिटर्न करा आपका कितना है 5600, यानी कि 600 रुपये आपको क्या रिटर्न कर दिया, ब्याज। और वो कितना परसेंट ब्याज है आपका, टोटल 3 साल में 12%। क्लियर है? चल अगला आपका क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका फोटो की ओर, मतलब आपका कहां से आ गया, आपका ये आपका आ गया है, ये आपका डायरेक्शन की, यानी कि रीजनिंग का आपका ये सवाल है। देखिए सुनिए मेरी बात को, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो की तरफ, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए लता ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता बेटे का बेटा है। तो फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है? सुनना मेरी बात, फोटो की तरफ इशारा करते हुए लता ने कहा वह मेरे, लता कह रही है, सुनना मेरी बात को, लता कह रही है कि वह मेरे दादा। अब देखो लता के दादा कैसे होंगे, मेरी बात सुनो, लता के पिताजी होंगे। अब लता के पिताजी होंगे तो आपने पिताजी को ऐसे प्लस से शो कर दिया। देखो मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से शो करते हैं। यदि हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनाया जाता है, और आपके क्या होंगे सर, कोई भी एक रिलेशन होता है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है। क्लियर है? हस्बैंड वाइफ के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो लता है, लता एक महिला हो सकती है, कह सकते हैं हम सर उसके पिताजी होंगे, और पिताजी के भी क्या होंगे, पिताजी होंगे, वो इसके क्या होंगे, दादाजी। तो वो कह रहा है फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा कौन हो गया, पिताजी हो गए, उसके पिताजी होंगे ना, इकलौता बेटा मतलब इकलौता है, उसका कोई चाचा वगैरह कोई नहीं है, दादा ताऊ चाचा कोई नहीं है, इकलौता बेटा बोल दिया, मतलब उसके खुद के पापा, यानी कि इकलौता बेटा का बेटा है, मतलब इनका एक बेटा है। तो यहाँ पर बेटा होगा तो इसका क्या होगा, भाई होगा। इनका बेटा जो होगा, यहाँ पर ये जो बेटा होगा वो क्या होगा, इनका भाई होगा। तो ये बहन भाई हो गए दोनों। कैसे हो गए, बहन भाई। तो बहन भाई के बीच में सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो फोटो वाला आदमी लता से कैसे संबंधित है, लता से, किससे बताना है, लता से। तो देखो लता के पास जाओ, इसकी तरफ देखो, तो लता इसको क्या बोलेगी सर, भाई बोलेगी। तो इस तरह से संबंध बताओगे, क्या होगा इसका, भाई। क्लियर है? कैसे बताओ, देखो दो चीज होती है, यहां पर भाई भी होगा बहन भी होगा। मैंने क्या बोला, भाई बहन का रिलेशन है, लेकिन लता से पूछा है तो लता क्या बोलेगी उसको, भाई। लेकिन यहां से भाई से उसको पूछेगा कि इससे उसका रिलेशन बताओ, लता का रिलेशन बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये उसको क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन है आपका, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ, यह लड़की, देखो कोई ना कोई एक लड़की है, यह मेरी माँ। अब देखो माँ कैसे होगी, ये कोई व्यक्ति होगा, ठीक है ना। अब व्यक्ति अब अपने को क्लियर नहीं है, उसने पुरुष है कि क्या है, ठीक है ना, अभी क्लियर नहीं हम। यह मेरी माँ है, मतलब ये आपका माइनस हो गया। अरुण ने कहा, अरुण कह रहा है तो प्लस बना लो, क्योंकि अरुण आपका क्या होता है, पुरुष आपका वर्ड होता है, ठीक है ना। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, देखो बेटा इसमें ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको रिलेशन के बीच में क्लियर नहीं होता, नाम से आप क्लियर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कैसे होगा, ये इनका भी बेटा होगा, वो इनका क्या होगा, माँ का पोता हो गया। क्लियर? यह मेरी माँ के पोते की पत्नी है, पत्नी है तो महिला है, और ये हस्बैंड वाइफ है, तो इसके बीच में क्या कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड का यूज करा है। क्लियर है? पत्नी है, उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, तो उस लड़की के साथ इस व्यक्ति का क्या रिश्ता है, तो बोले सर इसका बेटा है, तो ये इनकी क्या लगेगी, बहू लगेगी। क्या लगेगी, बहू। तो उस लड़की के साथ में क्या होगा, सॉरी लड़की के साथ में, उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, देखो
बहू का नहीं आ रहा है। देखो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझना पड़ेगा। तो लड़की से यहाँ पर वैसे आना था, लड़की से क्या रिश्ता होगा, या लड़की के साथ भी कह रहा है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर, उस लड़की से उसका रिश्ता क्या होगा, ससुर जी का होगा। क्यों? क्योंकि इनका बेटा है और बेटे का पिताजी है, तो इनके क्या लगेंगे, ससुर होंगे। तो वो ससुर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए आपसे कह रहा है कि कितने एक है जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं। कितने एक है जिनके आगे 9, जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहा है। एक हो गया। कितने एक है, एक जिनके आगे 9 और पीछे 6। कितने एक है जिनके आगे 9 और पीछे 6। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए मेरे भाई, 2 होंगे सर। क्लियर है, रीजनिंग का सवाल है, पढ़कर ही आंसर दे सकते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। मतलब जो अलग हो रहा है उसको आपको चुनना है। देखो पारा, सोना, चांदी, तांबा। देखो ये ठोस हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया सर, चांदी आपका भी ठोस हो गया, तांबा भी आपका ठोस हो गया। लेकिन पारा क्या होता है आपका, लिक्विड टाइप में होता है, तो ये आपका क्या हो गया, अलग हो गया। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पारा होगा। क्लियर है, चलिए चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, दी हुई श्रेणी को देखिए, अगली संख्या क्या होगी। आपको एक सीरीज को समझना है और आपको क्या करना है कि सर इसमें बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। क्लियर है, चलिए अब यहाँ देखिए 31 आपका यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 31 से आपका 29 बना, कितना कम हो गया आपका, 2 कम हो गया। 29 से 24 बना, कितना कम हो गया आपका, 5 कम हो गया। 24 से 22 हो गया, 2 कम। 22 से 17 हो गया, कितना कम, 5 कम। फिर वापस कितना कम होगा, 2। तो 2 कम होगा, कितना बनेगा, 15। तो आपका क्या आंसर होगा मेरे भाई, 15 होगा। क्लियर है, चलिए भाई इसके साथ में आपका ये टेस्ट सेट पेपर भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका। क्लियर है, आपका 6 नंबर का सेट पेपर ही कंप्लीट हो गया। अगला सेट पेपर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए, और आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए बेटा, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपका पेपर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, लेकिन आप सेट पेपर लगाना मत हारिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे से सेट पेपर नहीं बनता तो बच्चा सेट पेपर लगाना छोड़ देता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज लगा रहा हूँ। सेट पेपर लगाने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको एक सेट पेपर के अंदर सारे चैप्टरों का रिवीजन हो जाता है। समझ में आ रही बात है आप लोगों को। चलिए तो इसके साथ में बेटा जय हिंद, थैंक यू।